हेलो बच्चों, लेकर आ गए हम फिर से एक पॉइजनस डोज चैप्टर 12th का और चैप्टर 2 है जिसका L2 लेकर आ गए हैं। L1 आपने देखा होगा। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी तक आंसर नहीं दिया कि बायो क्यों ठंडी है। बायो इसीलिए ठंडी है क्योंकि बायो में बहुत सारे पेड़ पौधे, समुद्र, पानी, बहुत सारी चीजें जो ठंडक ही देती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गर्मी देती है। अभी आप केमिस्ट्री ले लीजिए, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुई गर्मी आ जाती है क्योंकि वो ऊष्मा एक्सक्रीट करती है। तो भाई अगर जब सर राहुल सर पढ़ाते होंगे तब तो आपको बहुत गर्मी लगती होगी और सर को भी यहाँ पे बहुत गर्मी लगती होगी क्योंकि हीट निकलती है। तो चलिए, सबसे ठंडा सब्जेक्ट कौन सा है? बायो। चलिए शुरू करते हैं। बायो को बनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। हमारा चैप्टर फ्लो देख लेते हैं एक बार कि क्या है चैप्टर फ्लो। चैप्टर फ्लो में हमें पढ़ना है जो हमने पहले भी देखा है, निषेचन पढ़ना है एक तो, कि कैसे कैसे निषेचन की घटनाएं होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, और बहुभ्रूणता, असंगजनन, अनिषेक फलन, ऐसी कुछ चीजें पढ़नी है हमें। उसके बाद आज देख लेते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परागकण की संरचना। अब क्या है परागकण? तो L1 में आपने देखा होगा कहाँ से आए हैं ये परागकण और क्या होते हैं। फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। परागकण एलर्जी पढ़नी है हमें, परागकण आहार पढ़ना है हमें, और स्त्री केसर की संरचना आज शुरू कर देंगे जो कि हमारा मादा गैमेटोफाइट बनाने के लिए जरूरी है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं परागकण को। क्या है परागकण? ये कुछ जाने पहचाने फोटोज दिख रहे होंगे आपको। ये हमने देखे थे हमारे प्रैक्टिकल में माइक्रोस्कोप पे, ये हमने देखा था 10x पे, और ये हमने देखा था 45x पे। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फोटो। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये और भी सुंदर से दिखते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। और वही वाली संरचना अब हम पढ़ने वाले हैं। ये 10x पे डॉट जैसे ये धतूरे के हैं जो हमने प्रैक्टिकल में देखे थे, काफी सुंदर दिख रहे हैं। तो परागकण क्या होते हैं? परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसकी प्रथम कोशिका होती है। सब में इनका आकार अलग अलग होता है। तो पढ़ लेते हैं हम। पुष्पीय पौधों में जीवन चक्र में परागकण एक अति महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। भाई क्रांतिक अवस्था क्यों है? क्रिटिकल स्टेज क्यों है? क्योंकि इसके बाद कहानी पलटने वाली है। ठीक है, क्या कहानी पलटने वाली है कि पहले सारे द्विगुणित थे, अब अगुणित अवस्था में आने वाले हैं। अब जनन की प्रोसेस होने वाली है, उसकी जीवन में नया दौर आने वाला है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल अवस्था है। प्रतीक है परागकण नर युग्मकोद्भिद, जैसा कि मैंने कहा मेल गैमेटोफाइट जो है उसका प्रतीक क्या करता है या प्रतिनिधित्व करता है। अब परागकण का आकार कैसा होता है? तो परागकण जो होते हैं वो 25 से 15 माइक्रोमीटर तक होते हैं, बहुत ही छोटे। इसीलिए अभी तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो देखिए डॉट जैसे दिख रहे हैं 10x पे, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इनका आकार गोल भी हो सकता है। अभी गोल क्यों लिखा है? क्योंकि हम प्रारूपिक की बात करते हैं हमेशा बायोलॉजी में, लेकिन कई बार आपको ओवल शेप भी दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ओवल शेप है ना, तो ओवल शेप हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्या ट्राइंगल, रेक्टेंगल या आयताकार भी होते हैं? नहीं, थोड़ा इतना भी मैथ्स में नहीं घुसना है हमें बायो के। हम सिर्फ सर्कल यानी गोल तक रहेंगे या फिर ओवल शेप यानी अंडाकार तक जाएंगे। ठीक है, ज्यादा बायो में मैथ्स में नहीं जाने का। यह एक अगुणित अवस्था है। अगुणित क्यों है? थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने अर्धसूत्री विभाजन करवाया था कौन सी कोशिका में? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी देखते हैं, उसको रिवाइज करेंगे एक बार। इसीलिए यह अगुणित है जिसकी भित्ति 2 परतों में बनी होती है। अब आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या कैसे बना ये परागकण। तो आपने देखा था कि हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। वो स्टोरी तो नहीं याद? तितली उड़ी बस में चढ़ी, नहीं, तितली जैसा है, बनाने में इजी है। तो क्या था इसमें? हमने देखा था कि 4 परतें थी इसमें अलग अलग टाइप की। तो एक बार उसको शॉर्ट में बता देते हैं। वैसे तो वो 4 परतें अलग अलग थी, कोई 1 थी, कोई 3 या 4 थी, लेकिन अभी हम 4 ही बना रहे हैं उसके टाइप के अकॉर्डिंगली। 2 हो गई, तीसरी और बना देते हैं। कल थोड़ा आधा डायग्राम दिखाया था क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना था उसको। आज थोड़ा एक बार आपको पूरा पराग लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणु कोशिका वो पूरी बता देते हैं, जिसको हम क्या कह रहे थे? पराग कोश।
ये परागकोश है, एंथर, ठीक है, ये एंथर था हमारा, एंथोनी नहीं, एंथर, ठीक है, परागकोश है ना, जो लटका हुआ था डंडे पे ऐसे ऐसे। चलिए अब यहाँ पे थी हमारी लघु बीजाणुधानी, ये भी हमने पढ़ा था। इस लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, पहले स्टेप में तो क्या होता है कि जो अंदर वाले कोशिकाएं होती हैं जिसको हम बीजाणु ऊतक बोलते हैं, बीजाणु ऊतक, वो बीजाणु ऊतक क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, मीन्स भिन्न हो जाता है दूसरी कोशिकाओं से, और बाकी कोशिकाएं आसपास की उसकी जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती है और वो उसको अब्जॉर्ब करके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है कुछ कोशिकाएं। और यही कुछ कोशिकाएं क्या बनाती है हमारी, एमएमसी। एमएमसी किसे कहा था हमने, एमएमसी हमने कहा था लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, जो कैसी होती है, जो 2n होती है, यही 2n थी। इस 2n में क्या हुआ था, इस 2n में ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन से ही क्या हुआ थे, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो एक चतुष्क बना रही थी। चतुष्क पढ़ा था हमने, मैंने आपको ऐसा बताया था, अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है जिसमें से 3, क्योंकि एक प्रारूपिक है चतुष्क है, इसमें आगे से 3 दिख रही है, एक पीछे है, और ऐसे लंबे भी होते हैं, ये भी बताया था, कई बार ऐसे सीधे सीधे 4 भी बनते हैं। तो ये जो थी वो कैसी थी, अगुणित कोशिका थी। तो ये एक एक जो है वो आगे जाके पराग कण बनने वाला है, लेकिन क्योंकि अभी पराग कण नहीं बना है तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, लघु बीजाणु। वैसे लघु बीजाणु और पराग कण एक ही मानते हैं, लेकिन अभी हम इसे लघु बीजाणु कहते हैं। थोड़ी सी इसकी थोड़ी डिजाइन बन जाएगी, फिर इसको पराग कण बोल देंगे, थोड़ा परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद पराग कण बनेगा। तो ये बन जाते हैं चतुष्क, बहुत सारे चतुष्क ऐसे बन जाते हैं, और फिर ये बनते हैं परागकण। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो परागकण बना लेते हैं। ये रहे जी हमारे परागकण, ठीक है। अब देखते हैं परागकण कैसे दिखते हैं, मीन्स असली में परागकण के अंदर और क्या क्या होता है। तो आपको समझ आ गया ये अगुणित क्यों हुए, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से आए। एक बार हमने रिवाइज कर लिया। चलिए अभी हमने देखा कि परागकण में जो है वो 2 तरह की भित्तियां होती है, यानी कि परतें होती हैं। एक होती है बाह्य परत और एक होती है अंतः परत यानी अंतःचोल, ठीक है। बाह्य चोल यानी बाहरी परत और अंतःचोल। बाहरी चोल को हम बोलते हैं एक्साइन और अंतःचोल को हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। क्या होता है बाहरी परत में, बाहरी परत एक कठोर, मोटी व डिजाइनदार, अब कई जगह डिजाइनदार को नुकीली भी लिखा हुआ है क्योंकि हम बनाते वक्त उसको ऐसी कांटेदार बनाते हैं, अभी बनाते हैं। तो देखिए ये परागकण है, ये परागकण है और एक कोशिका है, तो ऑब्वियसली इसके बाहर वाली जो चीज होगी वो क्या होगी, कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, इसमें कोशिका झिल्ली है, ठीक है। इसके ऊपर 2 परतें होती हैं, बाहरी परत और आंतरिक परत। तो अब एक बना लेते हैं बाहरी परत, ये हो गई। पहले बनाते हैं आंतरिक परत, तो ये रही आंतरिक परत, ठीक है। और दूसरी वाली है बाहरी परत। क्राउन पहनाएंगे इनको आज, तो मानेंगे नहीं हम, ठीक है। बाहरी परत जो होती है वो बहुत ही कठोर होती है और डिजाइनदार होती है, दिख रही है डिजाइन, फूल पत्तियां लगी हुई है, ठीक है। इसकी कुछ परागकणों में यह मोटी भित्ति चिकनी सतह वाली भी होती है। अब बहुत सारे, मैंने आपको बोला बहुत सारे पौधे हैं और अलग अलग प्रकार के परागकण फूल पाए जाते हैं, तो कुछ पादपों में या कुछ प्लांट में जो परागकण होते हैं उनके बाहर वाली सतह कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। बाहरी चोल स्पोरोलेनिन, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, ये टेपेटम के कार्य में बताया था आपको कि ये स्पोरोलिन का सिक्रीशन करता है। क्या है स्पोरोलिन, पूरे विज्ञान में अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, मीन्स सबसे कठोर पदार्थ है ये। किसी भी, कितनी भी गर्मी, कितनी भी सर्दी, कितने भी केमिकल्स इसमें डाल दो, ये बेअसर होता है, एक तरह का ढीट है ये, ठीक है। तो ये ढीट है, ये होता है इस बाह्य चोल में। क्या काम है इस बाह्य चोल का, कि परागकण को अगर परागकण सही जगह पे वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंच पाए, कहीं इधर उधर चला जाए या कोई कीट उसे ले जा रहा है, तब तक अगर उस पर गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, या वो किसी के पेट में चला जाता है,
है ना, तो वहां पे एसिड अटैक हो रहा है, उस पे हम लोग को बारिश हो रही है, तो वो मरे नहीं, जिंदा रह जाए। तो इसीलिए ये स्पोरुलिन होता है जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस बायोचोल पे मैंने कई कई जगह पे खाली जगह छोड़ दी है। क्यों? अरे उसको सांस लेनी पड़ेगी ना, मर जाएगा अंदर वाला। नहीं, सॉरी, है ना, सांस लेने के लिए नहीं है। ये जो परत होती है, ये जहां जहां पे आपको ग्रीन दिख रहा है वो तो स्पोरुलिन से ढकी हुई होती है। कई कई जगह पे बायोचोल पे कुछ छेद पाए जाते हैं, या तो वो कैसे हो, या तो वो ऐसे होंगे सर्कुलर शेप यानी कि वृत्ताकार होंगे, या फिर स्लिट जैसे, जैसे सीधी बस ऐसे लाइन, स्लिट समझते हैं, पतली सी एक दरार। ठीक है, तो दरार जैसे होंगे, दोनों तरह से हो सकते हैं, या तो सर्कुलर ट्यूब लाइक होंगे या फिर सिर्फ एक दरार होगी। तो ये जो छिद्र है, अगर ये छिद्र है तो इसे हम क्या कह देते हैं, ये जो छिद्र या जगह है इसे हम बोल देते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं इसे? जनन छिद्र। ये जनन छिद्र होते हैं, और अगर ये छिद्र नहीं हो, सर्कुलर नहीं हो और ऐसी सिर्फ लंबी हो, तो उसे हम बोल देते हैं जनन खांच। तो दोनों वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं जर्मिनल फरो और उसको जर्मिनल पोर। ठीक है, तो ये हो गई बाहरी परत की काम की, कठोर होती है, स्पोरुलिन होता है इसमें, और ये क्या करती है, परागकण की सुरक्षा करती है। अंदर वाली परत जो होती है वो होती है अंतःस्टोल यानी एंटाइन। ये होती है थोड़ी सी सॉफ्ट, और इसमें होता है पैक्टिन और सेल्यूलोज। परागकण की आंतरिक परत यानी अंतःस्टोल कहलाती है। अंतःस्टोल सतत पतली परत है जो सेल्यूलोज या पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, सतत का अर्थ है कि लगातार, अर्थात इस पर जनन छिद्र नहीं होता। आपने देखा मैंने कहीं भी यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, सिर्फ बाहर छोड़ा था। और जनन छिद्र भी आपको समझ में आ गया क्या है, जो बाहर थोड़े थोड़े गैप है, जहां जहां पे बाहरी परत या बायोचोल नहीं होता वहां पे कुछ छोटे छोटे छिद्र या खांच पाई जाती है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। क्या काम है इसका? अभी बताया, सांस लेना नहीं, वो तो हम मजाक कर रहे थे। इसका मेन काम है जो पोलन ट्यूब निकलेगी यानी कि पराग नलिका निकलेगी। कब? जब ये वर्तिकाग्र के पास पहुंचेगा। जब ये वर्तिकाग्र के पास पहुंचेगा तो इस मेल गेमेटोफाइट को जाना पड़ेगा ना वर्तिकाग्र के पास, इसका न्यूक्लियस जाएगा ना अंदर, तो कहाँ से जाएगा? तो उसके लिए एक पराग नलिका बनती है जिसको अभी हम देखेंगे। तो उस पराग नलिका यहाँ से निकलती है, क्योंकि ये तो बहुत ही कठोर है, स्पोरुलिन तो बहुत कठोर है, निकलेगी कैसे पराग नलिका? तो वो इन जगहों से निकल जाती है। ठीक है, तो ये पराग कण जो है ये लघु बीजाणुधानी में सेफ रहते हैं। तो पहले वाले अगर हम देखें, ठीक है, वो जो हमने बनाया था लघु बीजाणुधानी उसके अंदर रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये बाहर भी निकलेंगे, तो उस बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं, पराग कणों के रिलीज होने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डेहिसेंस यानी स्फुटन। कैसे होता है स्फुटन? तो क्या होता है, जैसे हमने वो चित्र बनाया था, चित्र बोलेंगे आप, मैम को चित्र बोलना नहीं आता, सब आता है मैम को। चित्र बनाया था हमने, उसमें हमने ये 4 बनाई थी लघु बीजाणुधानी। इसमें मान लीजिए हमारे परागकण तैयार है, ठीक है, और यहाँ पे वो लेयर्स हैं। ठीक है, अब चारों नहीं बना रही हूं, यहाँ पे सब दूर होती है वो लेयर। अब यहाँ पे इस जगह पे और इधर साइड होती सब जगह है, मैं अभी 2 ही साइड बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। क्या होता है कि जो 4 कोशिकाएं, जो चारों कोशिकाएं हमने पढ़ा था कि जो चारों परतें होती है उसमें पहली, दूसरी और तीसरी यानी एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस, ये तीनों स्फुटन में सहायक होते हैं। याद है आपको कार्य बताया था, तो इसको उनका काम आ गया है अब, ठीक है, उनकी जरूरत आ गई है। तो ये क्या करती है, फाइब्रस हो जाती है, मतलब रेशेदार हो जाती है, मोटी हो जाती है, पानी लेके फूलने लग जाती है। फूलेंगी तो क्या होगी, जगह घेरेंगी। जगह घेरेंगी तो इन सभी जगहों से, मतलब जहां जहां पे इतने इतने एरिया में, ये यहां पे ऐसे ही, यहां पे और फिर यहाँ पे, सब जगह से क्या हो जाएंगी, फूलने लग जाएंगी। अब जगह घेरेगी, आप गुब्बारे को या किसी को ज्यादा दबाओगे एक जगह से तो क्या होगा, वो दूसरी जगह से
फट जाएगा। तो ऐसे ही जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये इस जगह से क्या होता है, ये जो हमारा पराग कोश है ये फट जाता है फटाक करके, और ये जो सारे पराग कण यहाँ पे तैयार बैठे हैं बाहर निकलने के लिए वो आ जाते हैं बाहर। ठीक है, इस अवस्था में जब वो ये बन जाते हैं, पराग कण बन जाते हैं, तब वो बाहर आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम पराग कणों का स्फुटन या डेहिसेंस। समझ में आया क्या होता है स्फुटन? पराग कोश से पराग कणों का निकलना या प्रकृति में आ जाना क्या कहलाता है? परागकण स्फुटन कहलाता है। और इसमें ये तीनों मेम्ब्रेन इसकी मदद करती है। इतनी बात समझ में आई? हाँ मैम आई। अब देखते हैं क्या है। परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं समाहित होती है। वो परागकण मैंने बनाया वो कैसा था? वो जो चारों चिपके हुए वैसा था। अब क्या होता है नेचर में 60% यानी एंजियोस्पर्म, हम जहां तक बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, आपको पहले भी बताया। तो एंजियोस्पर्म में 60% जो पादप होते हैं या प्लांट होते हैं उनके परागकण जब रिलीज होते हैं, जब उनका स्फुटन हो जाता है तो वो 2 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, 2 कोशिकीय अवस्था। कैसी 2 कोशिकीय अवस्था? तो अभी हमने परागकण बनाया, ये आंतरिक परत। अब मैं थोड़ा सा पूरा डिटेलिंग नहीं करके काम चलाऊ परागकण बना रही हूँ। ठीक है, ये परागकण है। अब परागकण जब रिलीज होंगे तो वो हमने अभी एक डॉट बनाया था, उसमें आपने देखा था क्या होता है जब वो रिलीज होने वाले होते हैं तो परागकण की जो अंदर का न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है उसमें केंद्रक विभाजन हो जाता है। और केंद्रक विभाजन होगा तो क्या होगा? 2 केंद्रक बन जाते हैं। और ये विभाजन कैसा होगा? टोटली समसूत्री, क्योंकि पहले से ही अगुणित है। वो अगुणित को और आधा कर दोगे जान निकालोगे क्या बच्चे की? ठीक है, तो समसूत्री विभाजन होगा, 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, अगुणित नहीं, दोनों अगुणित रहेंगे, ये भी अगुणित अगुणित। अब इनमें होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि इनका जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होगा तो 2 तरह की कोशिकाएं बनेंगी। एक तो ऊपर दिख रही है उसको एज इट इज रहने देते हैं, और दूसरी ये रही। ठीक है, तो 2 अनियमित आकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। इसका कोशिका द्रव्य इसका अपना है और इसका कोशिका द्रव्य इसका अपना है। अब ऊपर वाली जो कोशिका बनी है इसे हम कहते हैं कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाली सेल को हम कहते हैं जनन कोशिका या जर्मिनल सेल। ठीक है, ये तो हो गई कायिक कोशिका। और ये हो गई हमारी जनन कोशिका, जिसको हम जर्मिनल सेल भी कहते हैं। हाँ, कायिक कोशिका का एक और नाम है जो आपको शायद देखने को मिल सकता है। वेजिटेटिव सेल तो बोलते ही है इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं या पराग नलिका सेल भी कहते हैं, नलिका कोशिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जिस पराग नलिका का जिक्र किया था कि पराग नलिका बननी है, ये पराग नलिका इसी कोशिका से बनेगी। वही धीरे धीरे सारे उस पे जा रहे हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं पराग नलिका। तो इससे तो पराग नलिका बनती है, और ये जो है ग्रीन कलर वाली ये हमारी कोशिका बनाएगी नर युग्मक। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट ये बनेगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं एक बड़ी कोशिका है, इसका कोशिका द्रव्य बहुत ही सघन होता है और बहुत सारा होता है। और दूसरी होती है जो जनन कोशिका होती है वो छोटी सी इत्तू सी होती है, इसमें कोशिका द्रव्य भी कम होता है और ये उसमें तैरती रहती है। वो हमने इसीलिए साइड में बनाई। अब तैरते हुए नहीं बता सकते तो ये इधर से उधर घूमती रहती है। ऐसा कहते हैं कि कोशिका द्रव्य के इसके कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। 2 कोशिकाएं होती है, एक है कायिक कोशिका जिसे वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, और जनन कोशिका जिसे जनरेटिव सेल भी कहते हैं या जर्मिनेटिव सेल भी कहते हैं। वास्तव में ये अपरिपक्व परागकण एक कोशिकीय होते हैं। जैसे मैंने बोला पहले बनाया था, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय व एक केंद्रकीय होता है। लेकिन सामान्यतः पराग कोश के स्फुटन व पराग कणों की मुक्ति के समय, मैंने बोला था जब वो मुक्त होने वाले होते हैं तब उनमें क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन करवा दिया हमने, समसूत्री विभाजन। ठीक है, और क्या बनती है? 2 कोशिकाएं, जिसका नाम हमने देख लिया, कायिक कोशिका और
जनन कोशिका। 60%, अभी मैंने आपको बताया कि 60% प्लांट ऐसे होते हैं जो इन 2 कोशिकीय अवस्था में ही परागकण को क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, यानी स्फुटन हो जाता है। आवृत बीजी का मतलब एंजियोस्पर्मी में पराग कोशों की कणों की मुक्ति द्विकोशिकीय अवस्था में यानी कि बाइसेल्ड स्टेज पर होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम 60% तो बाकी 40 का क्या हुआ? उनका ये हुआ कि जो बाकी 40% है वो 3 सेल्ड का मतलब 3 कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं। अब ये 3 कोशिकाएं क्या हुई, तो आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं। अब ये जो कोशिका है जनन कोशिका, ये एक बार फिर से विभाजित हो जाती है, वही समसूत्री विभाजन होगा इसमें, और समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बना लेती है, अब हम सिर्फ इसी सेल को बता रहे हैं, पूरा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। ये विभाजित हो जाएगी, ये 2 केंद्रक बना लेगी, बना लिए 2 केंद्रक। अब ये हो गई एक सेल येरी, एक येरी, एक केंद्रक येरा, एक केंद्रक येरा। ये वैसे एक ही कोशिका में रहते हैं दोनों, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य दोनों का अलग अलग होता ही है, तो ये बाद में अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं नर युग्मक। अब ये दोनों ही नर युग्मक है, क्योंकि नर युग्मक बाद में आप देखेंगे कहाँ काम आते हैं। तो यहाँ पे अब 3 सेल्ड स्टेज यानी 3 कोशिकीय अवस्था हो गई। तो कई पादपों में इस अवस्था में परागकण बाहर निकलते हैं, ठीक है। कीट परागित पादप आ गया है, जो पहले बताया था। बाहरी चोल एक पीले गाढ़े रंग का पदार्थ से ढका होता है। मैंने आपको बताया था कि पोलन किट का निर्माण करता है, कौन करता है, टेपिटम। कार्य सबको यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलन किट का निर्माण करता है, ये क्या होता है, गाढ़े पीले रंग का एक पदार्थ होता है जिसे पोलन किट कहते हैं। क्या काम आता है, मैंने आपको बताया था, जो कीट परागित होते हैं, जिनको कीट इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है, परागण करने के लिए, तो उन पे चिपकने के लिए एक पाउडरी सब्सटेंस का निर्माण करता है जो कीटों पे चिपक जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। तो पोलन किट जो है वो बनाता है पाउडरी सब्सटेंस, ताकि वो कीटों पे आसानी से चिपक जाए, उनके साथ परागकण भी चला जाए। और ये कौन बनाता है, टेपिटम। टेपिटम जो लेयर होती है वो बनाती है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, परागकण एलर्जन के रूप में। अब परागकण तो पढ़ लिया, लेकिन परागकण सिर्फ जनन का काम नहीं करते, और भी काम करते हैं। सबसे पहला परागकण एलर्जी। कई बार आपने देखा मूवीज वगैरह में कि वो कोई फूल लेकर आते हैं और उसको किसी पर्टिकुलर फूल से ऐसे छींके आने लग जाती है, देखा होगा ना मूवीज में कि इसको एलर्जी थी। अगर आपने सीआईडी देखा तो बहुत देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत देखा हुआ है सीआईडी में कि कोई फूल से उसको एलर्जी है। क्यों होती है? वो फूल से एलर्जी नहीं होती, फूल के अंदर जो परागकण होते हैं उससे किसी किसी को एलर्जी होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, परागकण एलर्जी या परागकण एलर्जन। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी या श्वसन तंत्र, सब श्वसन तंत्र वही सांस लेने का जो तंत्र होता है, विकार पैदा कर देते हैं। इस प्रकार एलर्जी पैदा करते हैं जैविक कारकों में परागकण सबसे महत्वपूर्ण है, यही है वो जिससे होता है, ठीक है। तो इनकी वजह से होता है। जो परागकण से एलर्जी होती है उसको नॉर्मली हे फीवर कहते हैं। थोड़ा सा मैम को आज माफ कर देना कि हिंदी वर्ड में थोड़ा याद नहीं आ रहा, आज किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो प्लीज, है ना, हे फीवर कहते हैं इसको। इसका हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो हे फीवर कहते हैं। और किससे होता है मैक्सिमम, जो यहाँ पे आपने पार्थेनियम का नाम सुना होगा, घर के बाहर जाओगे ना और अगर आसपास घर नहीं बने हुए तो पार्थेनियम के पौधे जरूर दिख जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं गाजर घास, हिंदी में कॉमन नेम मतलब, ठीक है। और साइंटिफिक नेम उसका पार्थेनियम। लाए तो हम इसको, ये बाय चांस हमारे इंडिया में आ गया था और अब ये हमारे इंडिया में खरपतवार के रूप में उगता है। खरपतवार समझते हैं, जो बिना काम के कहीं भी उग जाते हैं। इंसान होते हैं ना कुछ, बिना काम के कहीं भी टपक जाते हैं, वैसे ये कहीं भी टपक जाता है और बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। आपके घर के आर पार छोटे छोटे गोभी जैसे फूल होते हैं, मतलब शेप आपको लगेगा छोटी गोभी है, लेकिन उसके फूल बहुत छोटे छोटे वाइट वाइट से होते हैं, ठीक है, बहुत उगता है। तो इसके पोलन ग्रेन से बहुतों को क्या होती है, एलर्जी होती है। मुझे भी होती है,
स्कूल टाइम में क्या करते थे, हमें वो SCPW चलता होगा आपके स्कूल में, हमारे टाइम में भी चलता था। तो गवर्नमेंट स्कूल का तो पता ही है आपको क्या होता है, हमें गार्डन में ले जाते हैं, आज SCPW कैंप, बड़े खुश आ रहे हैं, वाह पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बढ़िया, ले जाएंगे, बोलेंगे ये गार्डन में जितने भी पौधे उग रहे हैं वो पौधे जनरली पार्थेनियम के ही थे, हमें नहीं पता था उस टाइम, छोटे थे हम, तो ये उखाड़ने। अब सबको नहीं होती, किसी किसी को होती है, तो मैं उखाड़े 2-4 पौधे। अब सुबह घर पे आके ऐसे आंखों में, ये हाथों में खुजली हो रखी, पूरे हाथ रेड हो गए। तो क्यों हुए? क्योंकि इसके परागकण जो है वो बहुत एलर्जी, मैक्सिमम लोगों को होती है इससे, तो ये एलर्जी पैदा करते हैं, उसकी वजह से आपको ईचिंग होगी। और मुझे तो ये सिर्फ हाथों में हो रही थी, कई लोगों को अस्थमा वगैरह भी हो जाता है इसके परागकणों से, और दूसरे भी जो भी परागकण है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमने कुछ जातियों में, अनेक जो जातियां हैं उनमें क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये पार्थेनियम उसका एक एग्जाम्पल है, इसलिए आजकल फिर उसके बाद मैंने थैली पहन के वो करना शुरू किया, जब से मुझे पता चल गया, मैंने भी जुगाड़ निकाल लिया। चलिए, तो क्या हुआ, हे फीवर होता है, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गए परागकण के नुकसान। भाई फायदा तो क्या है, वो अपना जनन कर रहा है, हमारे लिए क्या फायदा है? तो हमारे लिए फायदा है ये परागकण आहार, मतलब हम इसको खा जाते हैं, भुक्कड़ है इंसान, ये 2 पैरों वाला जो जानवर है ना, हर चीज खाने को तैयार है, तो ये परागकण भी खा जाता है। परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, बस पता चल गया जैसे कि पोषण से भरपूर है, खाओ। इसी कारण इनका आहार संपूरक, आहार संपूरक का मतलब होता है फूड न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है कि हमारे अगर अंदर कोई पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो हम उसको क्या करते हैं, विटामिन मिनरल्स की, तो डॉक्टर कहता है ये फ्रूट खाओ और पालक खाओ, और जैसे चश्मा आ गया था मुझे तो बोला पालक खाओ और मेथी खाओ और हरी सब्जियां खाओ, सब खा ली, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी चश्मा देख ही रहे हो आप। तो क्या करना शुरू कर देता है, तो ये जो है परागकण आहार काम में लेते हैं। कौन काम में लेते हैं? जो ये खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, या जो घोड़े होते हैं जिनकी रेस लगती है, उनको भी ये खिलाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व यानी प्रोटीन, वसा, बहुत सारी चीजें होती हैं परागकण के अंदर, तो वो एनर्जी देते हैं उनको, और इसीलिए उसको खाते हैं। खिलाड़ी वगैरह भी खाते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, घोड़ों को भी खिलाते हैं, जो रेस वगैरह के घोड़े होते हैं उनको भी, और हम भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं कि न्यूट्रिएंट मिलता है इससे। जैसे च्यवनप्राश खाते हैं ना, तो एक तरह का च्यवनप्राश समझ लो इसको, ठीक है, के रूप में प्रयोग तेजी से बढ़ा है, आजकल बहुत चल रहा है। प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, खनिज आदि के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप बोलेंगे मैम मेरे को भी खाना है, तो ये लो खिला देते हैं, ठीक है। ये रहा बी पोलन, ये हिमालयन का बी पोलन है, बी पोलन के नाम से मिलता है ये ज्यादातर मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे सुपर बी पोलन लिखा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ बोटल्स में आप देख रहे हो ग्रीन स्लाइड, ये सब क्या है, ये परागकण नहीं है, उनको मिला के पाउडर बना के फिर ऐसी गोलियां बनाई है। अब आप बोलोगे अरे इतने बड़े परागकण होते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये परागकण हो, क्योंकि उनमें परागकणों को बहुत छोटे होते हैं, पीस के उनकी गोलियां बना दी जाती है। चलिए अब आ जाते हैं हम, इतनी बात समझ में आई होगी। अब नर युग्मक को तो ले आए मैदान में, है ना, रिप्रोडक्शन करवाना है ना। अब बनाना है मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। तो अब फीमेल गैमेट बनाने के लिए किसकी जरूरत रहेगी? स्त्री केसर की, यानी गाइनोशियम की। तो देखते हैं गाइनोशियम क्या है। फूल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, फ्लावर का स्ट्रक्चर, तो अब फ्लावर का स्ट्रक्चर आधा बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैम बहुत आलसी हैं। क्या था, तो एक साइड में बना देती हूं मैं थोड़ा सा, ये देखा था हमने, ये हमारा क्या है, स्त्री केसर, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं इंग्लिश, ठीक है, पिस्टिल कहते हैं। ये हमने देखा था कि ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये है हमारा अंडाशय, ओवरी, जो बोलना चाहो जय भगवान की बोल के बोल सकते हो, ठीक है। अंडप भी कहते हैं, वो अंडप अंदर होते हैं हालांकि, लेकिन कई बुक्स में अंडप भी लिखा होता है। अब ये है 3 संरचनाएं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडप। वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र एक फूली हुई संरचना है, एक स्टेज लाइक मंच जैसी संरचना है,
चपटी चौड़ी, और कहीं में गोल भी होती है। जैसे गुड़हल में आपने बताया था ना आपको गुड़हल का सैंपल, तो उसकी कैसी होती है, ऐसी गोल थी उसकी, है ना, प्रैक्टिकल में। तो गुड़हल की गोल भी होती है। बस कुछ होना चाहिए जिसपे आके हमारा परागकण बैठ सके, उसकी लैंडिंग करवानी है हमें, है ना। तो वर्तिकाग्र होता है, और नीचे होती है हमारी वर्तिका, ठीक है। वर्तिका होती है जो ट्यूब लाइक यानी कि नलिका लाइक संरचना होती है, और ये तो होता है सॉलिड। ये कैसा होता है, एकदम सॉलिड यानी कि ठोस। ये जो होती है वर्तिका, ये दो तरह की हो सकती है, या तो ठोस भी हो सकती है यानी कि पूरी तरह से कोशिकाओं से भरी हुई भी हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है, खाली, स्वॉलो यानी कि बीच में खांच वाली, नलिका लाइक भी हो सकती है। अगर कोशिका जैसी होगी तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ऊपर तो सॉलिड है ही, ठीक है, पूरा नीचे तक कोशिका बनी होगी। अगर स्वॉलो होगी तो वो ऐसी दिखेगी, मतलब अगर सिर्फ नलिका लाइक होगी तो ऐसी होगी। ये सारी सेल्स इधर भी होगी लेकिन कम होगी, बीच में जगह रहेगी। क्यों, पोलन ट्यूब को अंदर जाना है ना वापस मादा युग्मक से मिलाने के लिए, तो उनका इंतजार करती रहती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, वैसा ये इंतजार करती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स्त्री केसर, जिसको हम क्या कहते हैं, जो मादा युग्मक का निर्माण करने वाले हैं आगे जाके। अब स्त्री केसर में बहुत सारी वैरायटी होती है। क्या वैरायटी होती है कि स्त्री केसर अगर एक जैसे है, सिर्फ एक, तो उसे हम बोल देते हैं मोनोकार्पली यानी कि एक अंडपी, ठीक है। जैसे ये है, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम, एक अंडपी, ठीक है। अगर एक स्त्री केसर होगा, मान लीजिए अगर किसी फूल में दो स्त्री केसर हो, या तीन हो, जितने भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये पुष्पासन है, ठीक है। ये मैं अब पूरा बार बार डिटेल में नहीं बना रहे, ये पुष्पासन होगा नीचे, और दल वल कुछ नहीं बनाए। अगर दो पिस्टिल है यानी दो स्त्री केसर हैं तो उसे हम बोल देते हैं द्विअंडपी। इसको बोलते हैं मोनोकार्पली, इसको बोलते हैं डाइकार्पली, तीन होंगे तो ट्राइकार्पली, और चार के बाद हम उसे पॉलीकार्पली बोल देते हैं, ठीक है। अब ए 5 है पूरा वो उसकी तरह केमिस्ट्री में वो नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, एथ मैथ ब्यूट, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चार के बाद बायो खत्म, चलो मल्टीकार्पली ऐसे हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, बहुकार्पली। अब ये सब ऊपर से ही दिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुड़हल में, मैंने आपको खोल के बताया था कि गुड़हल में ऊपर से ही 5 दिखते हैं, ऐसे दिख रहे थे उस दिन प्रैक्टिकल में, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिखाए थे ना प्रैक्टिकल में, ये वो 5, तो वो कैसा है, वो बहुकार्पली यानी बहुअंडपी है। पंचांडपी भी कह सकते हैं, लेकिन वही मैंने बोला 4 के बाद गिनती खत्म, आती नहीं, हमको बहु कर देते हैं उसको, तो ये बहु बन जाती है, बहुअंडपी। ये ऊपर से ही दिख जाता है। और आप फिर क्या होते हैं, ऊपर जितने होते हैं मैंने आपको उसमें बताया था, नीचे उतने ही अंडप होते हैं। मतलब नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये 1 है तो इसका 1 अंडप, ये 2 है तो इसके 2 अंडप, अगर 5 है तो इसके 5 अंडप ऐसे बने हुए रहेंगे, है ना। 3D वे में आप देखिए, ये 2 है, अगर एक तीसरा भी होगा तो इसके ऊपर पीछे की तरफ होगा, चौथा, ऐसे पांचों के पांचों ग्रुप में रहेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं बहुअंडपी। अब ये जो अंडप है ये 2 तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज ये इस तरह से होते हैं कि अगर ये पांचों अलग अलग दिख रहे हैं आपको, या जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो अगर ये एक साथ हैं, ये एक साथ है, तो इनको हम बोल देते हैं युक्तांडपी, ठीक है। जैसा गुड़हल में मैंने आपको बताया था, गुड़हल में एक ट्यूब थी ऐसी, और ऊपर 5 दिख रहे थे आपको सिर्फ इस तरह से, लेकिन नीचे कहीं 5 अलग अलग नहीं दिख रहे थे, नीचे पूरी एक ट्यूब थी, सिर्फ ऐसी एक ही ट्यूब थी। तो ये अगर पांचों है तो सही, अंदर भी 5 है, लेकिन ये पांचों क्या है,
एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं युक्तांडपी या सिनकार्पस, सिनकार्पल। ठीक है, इसको सिनकार्पल बोलते हैं। ये नीचे से एक देखेगी, ऊपर से भले ही 5 दिख रही है, अंदर भी 5 है, लेकिन अगर ये ऐसे अलग अलग दिखे, पांचों के पांचों, जैसे एक ये दिख रहा है, 2 ये दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहे हैं, ऊपर से भी अलग और अंदर नीचे से भी अलग, तो इनको हम बोल देते हैं मुक्तांडपी। या क्या कह देते हैं इसको, एपोकार्पस। एपो वर्ड लिख देती हूँ, कार्पल आप लगा लेना, क्यों मैडम मजाक करते हो। ठीक है, एपोकार्पल। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो बाहर से देखने पर दिख रहा है, अंदर इसके क्या क्या होता है वही कहानी अभी बाकी है, और वो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार। तो चल करिए, इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, क्योंकि इसकी काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल में आ गई है, ये वाला चीज़ भी आई है, तो देखिए और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का। क्या हुआ, अरे मजाक कर रही थी। चलिए, तो ये देखिए जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में आप सोचोगे अच्छा मैडम जा रही है। अंडप, ठीक है, अंडप क्या है, अभी जो हमने देखी कार्पल आपको समझाया कि किसी पुष्प में स्त्री केसर में एक या अधिक अंडप होते हैं, यानी पिस्टिल होती है, यानी कार्पल होती है, से मिलकर बना हो सकता है। अंडपों की संख्या के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एकांडपी होता है, यानी कि एक अंडप हो, ये जैसे बताया था एक अंडप। ठीक है, एकांडपी। और अगर बहुत सारे होते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, बहुअंडपी। ठीक है, जैसा कि अभी बनाया था जिसमें गुड़हल में 5 दिख रहे थे, इस तरह से। चलिए, तो देख लिया आपने, लिखा हुआ देख लिया, एक्सप्लेन आपको कर ही दिया। और तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में, इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का जो आएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, बाय, थैंक यू।